अस्सलामुअलैकुम। हमने समरीना के सरदार बाप की लाश को बड़ी सी चादर में लपेटकर एक गाड़ी के पीछे रख दिया। फिर हमारी 3 गाड़ियों का काफिला काबुल की तरफ चल पड़ा। मैंने समरीना से कहा, तुम्हारे सरदार बाबा अपनी जान बचाने के लिए काबुल से बाहर आ रहे थे, इसका मतलब है काबुल में तुम्हारे लिए भी खतरा है। समरीना ने कहा, मैं खतरात से नहीं डरती। पहले यहाँ आने से इसलिए कतरा रही थी कि अपने बाबा और कबीले वालों से आंखें नहीं मिला सकूंगी। सब मुझे गवाह होने वाली आबरू बाख्ता समझेंगे, लेकिन अब बाबा को दुश्मनों ने कत्ल किया है। हमारे कबीले वालों पर भी मुसीबतें आई होंगी। दुश्मनों ने हमारे जाबाजों को भी हलाक किया होगा या उन्हें हथियार फेंकने पर मजबूर किया होगा। मैं इन हालात में दुश्मनों से लड़ूंगी, तन्हा एक दुश्मन को भी कत्ल करूंगी तो ये इत्मीनान होगा कि मैंने अपने बाबा के कत्ल का इंतकाम लिया है। तुम तन्हा नहीं हो, हम साथ हैं। मैंने तुम्हें जंगजू पाया है, तुम दलेर हो, लेकिन तुम्हारे साथी हथियार होने के बावजूद अनाड़ी हैं। वो बेचारे ख्वामख्वाह मारे जाएंगे। मैं सोचने लगा, वो दुरुस्त कह रही थी। पता नहीं काबुल पहुंचकर कैसे हालात पेश आने वाले थे। गाड़ी की विंड स्क्रीन के पार नजर आ रहा था, दूर काबुल शहर में अभी तक शोले भड़क रहे थे और धुएं के दबीज बादल दूर तक फैल रहे थे। मैंने पूछा, क्या ऐसी कोई पनाहगाह है जहां मेरे साथी महफूज रह सकें? वो बोली, हमें दाएं तरफ नाहमवार रास्ते पर जाना होगा। काबुल के एक मुजाफाती इलाके में मेरी बहन और बहनोई रहती हैं। उनकी बहुत बड़ी हवेली में तुम्हारे साथी आराम से महफूज रह सकेंगे। मैंने उसके बताए हुए रास्ते पर गाड़ी मोड़ दी। दूसरी गाड़ियां हमारे दाएं बाएं आकर साथ चलने लगी। सरफराज ने पूछा, तुमने रास्ता बदल दिया, क्या हम काबुल शहर से कतरा कर आगे जा रहे हैं? मैंने बताया कि उन्हें एक महफूज जगह पहुंचाया जा रहा है। इसके बाद मैं समरीना के साथ काबुल जाऊंगा। शाइस्ता ने कहा, भाईजान, वहां कदम कदम पर गोलियां चल रही हैं और बम के धमाके हो रहे हैं। आप खतरा मोल लेकर समरीना को उसके कबीले में पहुंचाने ना जाएं। मुझे जाना ही होगा। उस कबीले के आबाई कब्रिस्तान में सरदार बाबा की तदफीन होगी। समरीना को वहां पहुंचाना ही होगा। मैं शाम तक वापस आ जाऊंगा। मैंने उन सबको उस हवेली में पहुंचा दिया। समरीना की बहन अपने बाप की लाश को देखकर रोने लगी। उसके बहनोई ने मेरे तमाम हमसफरों के लिए हवेली में रहने का इंतज़ाम किया। फिर वो भी अपने ससुर की तदफीन के लिए काबुल जाना चाहता था, लेकिन मैंने और समरीना और उसकी बहन ने उसे जाने से रोक दिया। वो आखिरी रसूमात अदा करने के लिए जाने की जिद कर रहा था। मैंने उसके दिमाग में पहुंचकर उसे मजबूर कर दिया कि वो हवेली में रहकर मेहमानों की हिफाजत करे। फिर मैं अपने तमाम हमसफरों से रुखसत होकर समरीना के साथ काबुल की तरफ चला गया। समरीना ने पहले मुझे खामोशी से देखा, फिर थोड़ी देर बाद बोली, क्या तुम दुनिया में अकेले हो? ये क्यों पूछ रही हो? जिनके पीछे कोई रोने वाला नहीं होता वही खतरात से खेलते हैं। मैं तुम्हें बता चुका हूं कि मेरा बहुत बड़ा ख़ानदान है और तुमसे भी बड़े 2 जवान बेटे हैं। प्लीज़ इस तरह अपनी उम्र ना बताओ। शहर में कहीं फ़ोन करने का मौका मिले तो अपने रिश्तेदारों से आखिरी बार गुफ्तगू कर लेना। मैं तुम्हारे काम आने के लिए साथ जा रहा हूँ और तुम मुझे मौत से डरा रही हो। क्या मैं डर कर भाग जाऊँ? मैं अच्छी तरह समझ गई हूँ, तुम मैदान छोड़ने वालों में से नहीं हो। वैसे सच बताओ, क्यों मेरे लिए खतरात से खेलने जा रहे हो? कोई तो बात होगी। हमारी दुनिया में एक हाथ से लेने और दूसरे हाथ से देने का रवाज इतना आम हो गया है कि कोई बेलौस होकर किसी लेन देन के बगैर मदद करे तो यकीन नहीं आता कि वो सिर्फ इंसानियत के नाते काम आ रहा है। वो एक गहरी सांस लेकर बोली, तुम बहुत गहरे हो, दिल की बात जुबान पर नहीं लाओगे। मैं खामोश रहा। उसके ख्यालात बता रहे थे कि वो पिछली रात से मेरे बारे में सोचती और मुतासिर होती आ रही थी। अब मैं उसके बाप की तदफीन के लिए खतरात से खेलने जा रहा था। यह ऐसी बात थी कि उसके दिल में मेरी मोहब्बत भर गई थी। वो यकीन के साथ सोच रही थी कि मैं उसका दीवाना हो गया हूँ और उसकी जान हथेली पर लिए जा रहा हूँ। वो बेशक हसीन थी, जवान थी। मैं जवान नहीं था। उसे बता चुका था कि मेरे बेटों की उम्र उससे ज़्यादा है, लेकिन वो अपने ही तौर पर मेरे बारे में सोच रही थी और मुझे अपने दिल की धड़कनों में बसा रही थी। मेरे सिर्फ बेटे नहीं थे, पोती और पोते भी थे। ऐसे में फरहाद अली तैमूर की बजाय किसी शीनी का फरहाद बनना मायूब भी था और मज़का खेज भी। मैंने समरीना का दिल नहीं तोड़ा। ये सोचकर खामोश रहा कि आज रात तक उसे उसके कबीले में छोड़कर जाना ही है, इसलिए फजूल रोमानी बहस करना मुनासिब नहीं है। हम शहर में दाखिल हो गए। जहाँ बम का धमाका हुआ था वहाँ धुआं और शोले नजर आ रहे थे। फिर कोई धमाका नहीं हुआ और ना ही गोलियां चलने की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। मेरी गाड़ी की पिछली सीट पर एजेंट सरदार बाबा की लाश के पास बैठा हुआ था। इस एजेंट ने पिछली रात हमें लूटने और जानी नुकसान पहुंचाने की साजिश की थी, इसलिए मैंने उसे अपने साथियों के साथ हवेली में नहीं छोड़ा। अपना अलहकार बनाए रखने के लिए साथ ले आया। मैं समरीना की रहनुमाई के मुताबिक गाड़ी ड्राइव कर रहा था। वो मुझे शहर के उस इलाके के करीब ले आई जहाँ उसके कबीले के लोग आबाद थे। मैंने एक जगह गाड़ी रोककर एजेंट से कहा, बाहर निकलो। वो बाहर निकलकर मेरे पास अगली खिड़की के सामने आया। मैंने कहा, तुम यहाँ से समरीना के कबीले में पैदल जाओ और वहाँ के हालात मालूम करो, फिर वापस आकर बताओ कि समरीना को उसके इलाके में जाना चाहिए या नहीं। वो आजिज़ी से बोला, आप मुझे मौत के मुंह में भेज रहे हैं?
अगर वहाँ समरीना के मुखालिफ कबीले का सरदार होगा तो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। मैं तन्हा नहीं जाऊँगा। मैंने कहा, तुम्हारा बाप भी जाएगा। तुम वहाँ मौत के डर से नहीं जाओगे तो मैं यहाँ गोली मार दूंगा। उसने मक्कारी से सोचा कि मेरे सामने जाना चाहिए, फिर किसी गली में मुड़ते ही दौड़ लगाते हुए फरार हो जाना चाहिए। वो बड़ी ताबेदारी से जाने लगा। समरीना ने कहा, इस कमबख्त ने तुम लोगों से धोखा किया था, लेकिन तुमने इसे तन्हा क्यों भेजा है? ये कहीं भाग जाएगा और हम इसका इंतज़ार करते रह जाएंगे। ये कहीं नहीं जाएगा। तुम थोड़ी देर खामोश रहो, मैं एक प्लान सोच रहा हूँ। वो खामोश रही। मैं एजेंट के दिमाग में पहुंच गया। वो एक गली में मुड़ने और नज़रों से ओझल होने के बाद भाग रहा था। उसके दिमाग में ये बात थी कि जो रास्ता कबीले वालों की तरफ जाता है वो उस रास्ते पर नहीं जाएगा। मैं उसे उसी रास्ते पर दौड़ाने लगा। फिर वो रुक गया। एक मोहल्ले में जगह जगह मुसल्लह अफराद खड़े हुए थे। वो आहिस्ता आहिस्ता चलने लगा। एक मुसल्लह शख्स ने पूछा, तुम कौन हो, कहाँ से आ रहे हो? उस एजेंट ने मेरी मर्जी के मुताबिक कहा, मैं इस कबीले के सरदार से मिलना चाहता हूँ। हमने यहाँ के सरदार को जहन्नुम रसीद कर दिया है। अब यहाँ हमारा सरदार है, यह कबीला हमारा हो गया है। मेहरबानी करके मुझे नए सरदार से मिलवा दें। मैं उसे एक ज़रूरी पैगाम देना चाहता हूँ। वो शख्स उसे अपने सरदार के पास ले जाने लगा। मैंने उस एजेंट के जरिए देखा। एक कुशादा गली में बेशुमार जवान मर्दों को रस्सियों से बांधकर बिठाया गया था। एक हवेली नुमा इमारत के सामने कई मुसल्लह अफराद थे। एक गाड़ी के पिछले हिस्से में जदीद असलहा, कारतूस और हैंड ग्रेनेड रखे हुए थे। दूसरी गाड़ी के पिछले हिस्से में रॉकेट लॉन्चर था। वो मुसल्लह शख्स उस एजेंट को इमारत के अंदर ले गया। वहाँ एक सेन में फर्शी दस्तरख्वान बिछा हुआ था। दस्तरख्वान के अतराफ सरदार अपने मुशीरों और ख़ास ताबेदारों के साथ बैठा सुबह के नाश्ते के तौर पर पराठे और मुर्गे मुसल्लम खा रहा था। उस मुसल्लह शख्स ने वहाँ पहुँचकर कहा, अमीर अकबर शाह का इकबाल बुलंद हो। ये अजनबी कहीं बाहर से आया और आपसे मिलना चाहता है। सरदार अमीर अकबर शाह ने एजेंट को देखकर पूछा, कौन हो तुम, मुझसे क्यों मिलने आए हो? एजेंट ने कहा, यहाँ का सरदार जख्मों से चूर होकर शहर के बाहर भागता जा रहा था। आपके जांबाज उसका ताकुब कर रहे थे, लेकिन 3 गाड़ियों वालों ने आपके आदमियों को हलाक किया। उनकी जीप का पहिया बेकार कर दिया और उन्हें पैदल भागने पर मजबूर कर दिया। आपको ये बात मालूम हो चुकी होगी। अमीर अकबर शाह ने कहा, मालूम है। जो बुज़दिलों की तरह भाग कर आए थे, हमने उन्हें गोली मार दिया। क्या तुम यही बात कहने आए हो? मैं ये भी पूछने आया हूँ कि जिन लोगों ने आपके आदमियों को भागने पर मजबूर कर दिया, आपने उन लोगों को अहमियत क्यों नहीं दी? उन्हें क्या अहमियत दी जाती? वो 3 गाड़ियों में चंद मुसल्लह अफराद थे। जब शहर में दाखिल होंगे और हमारी तरफ आएंगे तो कुत्तों की मौत मारे जाएंगे। आपको किस गधे मुशीर ने यह मशवरा दिया है कि उनका इंतज़ार किया जाए? वहाँ बैठे हुए 4 मुशीर गुस्से से उठकर खड़े हो गए। खास ताबेदारों ने भी दस्तरख्वान से उठकर एजेंट की तरफ हथियारों का रुख किया। एक ताबेदार ने अमीर से कहा, हमें इजाज़त दी जाए, हम इसे गोलियों से छलनी कर दें। मैं एक अहम इतला देने आया हूँ। क्या मुझे हलाक करने से पहले नहीं पूछेंगे कि वो इतला क्या है? अमीर अकबर शाह ने कहा, अभी इसे जिंदा रखो। बोलो जवान, क्या इतला देना चाहते हो? आप उन 3 गाड़ियों वालों को चंद अफराद समझ रहे हैं, जबकि वो तालिबान हैं। वो अपनी पूरी फोर्स लाने वापस गए हैं और अब आते ही होंगे। अमीर अकबर शाह फौरन ही उठकर खड़ा हो गया। अपने खास ताबेदारों से बोला, रॉकेट लॉन्चर मेन रोड पर ले जाओ। तालिबान जिधर से आए उधर रॉकेट चलाए जाएं। इस इलाके के चारों तरफ अपने जाबाजों को मुत्तैद रहने के लिए कहो। जाओ और फौरन जाबाजों को मुस्ताद रहने का हुक्म दो। वो सब हुक्म की तामील के लिए दौड़ते हुए जाने लगे। मैं एक ताबेदार के दिमाग में पहुंचा हुआ था। वो इमारत से बाहर निकलकर उस गाड़ी की स्टीयरिंग सीट पर आ गया, जिसके पिछले हिस्से में असलहा, कारतूस और हैंड ग्रेनेड का जखीरा था। उस ताबेदार के पास भी 2 हैंड ग्रेनेड थे। वो गाड़ी स्टार्ट करके उसी इमारत के बड़े गेट के पास लाया। दरबान ने गेट खोल दिया। वो ड्राइव करता हुआ अंदर आया। वहां से मुड़कर उस सेन की तरफ जाने लगा जहां दस्तरख्वान के अतराफ अमीर अकबर शाह और उसके मुशीर खड़े हुए थे। अमीर ने दूर से असलहे की गाड़ी को देखकर पूछा, ये गाड़ी यहाँ क्यों लाई जा रही है? गाड़ी ड्राइव करने वाले ताबेदार ने एक ग्रेनेड की चाबी को दांतों के दरमियान दबाकर खींचा, फिर स्टीयरिंग सीट वाली छोटी खिड़की से उस ग्रेनेड को पीछे असलहे के जखीरे में फेंक दिया। एक मुशीर ने चीख कर कहा, देखो गाड़ी में कौन है और इसे यहाँ क्यों ला रहा है? उस वक्त तक गाड़ी उनके करीब आ गई। एक जोरदार धमाका हुआ। अमीर अकबर शाह और उसके मुशीरों की चीखें सुनाई दी। फिर दूसरे तीसरे धमाकों के साथ इमारत की दीवारें और छतें उड़ने लगी। आग के शोले बुलंद होते हुए आसमान की तरफ जाने लगे। दूर दूर तक चीखों पुकार सुनाई दे रही थी। समरीना ने चौंक कर पूछा, ये अचानक धमाके क्यों हो रहे हैं? बेकसूर औरतें और बच्चे मारे जाएंगे। मैं अमीर अकबर शाह के ख्यालात पढ़कर मालूम कर चुका था। इस अमीर की आमद से पहले ही समरीना के सरदार बाबा ने कबीले की तमाम औरतों, बच्चों और बूढ़ों को दूसरे इलाकों की तरफ भेज दिया था। वहाँ बुरे हालात से निमटने के लिए सिर्फ नौजवान थे। बाद में वो बेचारे भी कैदी बना लिए गए। मैं दूसरे ताबेदार के दिमाग में पहुंचा। वो मेरी मर्जी के मुताबिक दौड़ते हुए चीख चीख कर कहने लगा, तालिबान आ गए हैं, तालिबान रॉकेट लॉन्चर से हमले कर रहे हैं। हमारा सरदार और तमाम मुशीर मारे गए हैं, यहाँ से भाग चलो। जब सिपा सालार और ख़ास लोग मारे गए थे तो फिर छोटे छोटे मोहरे भी साथ पर कैसे रह सकते थे? वो भी जिधर रास्ता मिला उधर भागते चले गए।
थोड़ी देर तक रह रहकर धमाके होते रहे, फिर खामोशी छा गई। एक मुसल्ला शख्स दौड़ता आ रहा था। मैंने गाड़ी से बाहर आकर हाथ हिला हिलाकर उससे कहा, आओ जल्दी आओ, ये गाड़ी तुम्हारे लिए रुकी हुई है। वो दौड़ता हुआ करीब आया। मैंने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? उसने नाम बताया। मैंने कहा, तुम अपने आदमी नहीं हो, यहाँ मरने क्यों आए हो? वापस जाओ। मैंने उसके दिमाग पर कब्जा जमाया। वो वापस उसी इलाके की तरफ भागने लगा। समरीना ने हैरानी से कहा, क्या ये पागल है? ये अपने हथियार से काम ले सकता था, मगर तुमने वापस जाने के लिए कहा और ये जा रहा है। मैंने स्टीयरिंग सीट पर बैठते हुए कहा, इस मुल्क में कई बरसों से जंग जारी है। ऐसे में बहुत से लोग नीम पागल हो जाते हैं। अभी होने वाले धमाकों ने इसके जहन पर बुरा असर डाला है। मेरी बातों के दौरान में उसका दिमाग आज़ाद हो गया था। वो भागते भागते रुक गया था। सोच रहा था कि इधर से उधर क्यों भाग रहे। उसके सोचने समझने तक मैं फिर उसके अंदर पहुंच गया। वह फिर भागता हुआ उस इलाके में पहुंचा। मैं उसके ज़रिए वहाँ के हालात मालूम करने लगा। भागने के दौरान में मैंने उसे हथियार फेंकने पर मजबूर किया। उसके पास सिर्फ एक चाकू रह गया था। एक कुशादा गली में समरीना के कबीले के जवानों को रस्सियों से बांध कर रखा गया था। धमाकों का असर उस गली तक हुआ था। कुछ जवान जख्मी हुए थे, बाकी सही सलामत थे। इस आलेकार ने सबकी रस्सियां काटते हुए कहा, बानो, समरीना अपने बाबा की लाश लेकर आ रही है। तुम सब दुश्मनों के छोड़े हुए हथियारों को उठाकर उसके इस्तकबाल के लिए तैयार हो जाओ। वह सब आज़ाद होते ही दूसरे गली कूचों में गए, जहाँ जहाँ दुश्मनों की लाशें पड़ी हुई थीं। वहाँ से उन लाशों को उठाकर ट्रक के पिछले हिस्से में डालते गए और उन लाशों के हथियार अपने पास रखते गए। कुछ जवान प्लास्टिक के पाइप के जरिए पानी बहाते हुए जगह जगह से इंसानी खून साफ करने लगे। मैं उस आलेकार के जरिए मजीद 2 आदमियों के दिमागों में पहुंच गया और इस इलाके के कई हिस्सों में उन सब की मसरूफियात देख रहा था। एक बुजुर्ग आलेकार के जरिए ऐलान कराया कि बानो समरीना आ रही है, इसलिए अपने कबीले की औरतों को बुलाया जाए। मुझे ख्याल ख्वानी के जरिए तमाम अहम काम निपटाने में खासा वक्त लग गया। तकरीबन 1 घंटे बाद समरीना ने बेजार होकर पूछा, तुम यहाँ कब तक बैठे रहोगे? मैं तो बोर हो रही हूँ, अभी हम थोड़ी देर में आगे बढ़ेंगे। कुछ मालूम तो हो कि यहाँ क्यों रुके हुए हो? रास्ता साफ हो जाए, खतरा टल जाए तो हम जाएंगे। क्या यहाँ बैठे रहने से मालूम होता रहेगा कि खतरा टल रहा है? लोगों की भाग दौड़ और परेशानियों से अंदाजा हो रहा है कि अब धमाके नहीं हो रहे हैं, गोलियां नहीं चल रही हैं। अगर हम थोड़ी देर पहले वहां जाते तो क्या इस तरह जिंदा सलामत रहते? वो कायल होकर बोली, तुम बहुत समझदार हो, दूर से खतरात को भांप लेते हो। पता नहीं क्यों तुम मुझे अजीबोगरीब से लगते हो। अजीबोगरीब का मतलब क्या हुआ? यही कि दूसरों से अलग लगते हो, कैसे ही हालात पेश आए उनसे निमटना जानते हो। मुझे तुम्हारे जैसे दलेर मर्द की ज़रूरत है। मैं चाहती हूँ तुम इन मुसाफिरों के साथ ना जाओ, यहाँ रह जाओ मेरे साथ। मैंने कहा, ऐसा न कहो, मेरी घरवाली सुन लेगी तो मुझे तलाक दे देगी। मेरे जवान बेटे मुझे धक्के मार मार कर घर से निकाल देंगे। ताज्जुब है तुम इतने दलेर होकर बीवी बच्चों से डरते हो। हमारे कबीले में बीवी तलाक दे दे और औलाद धुतकार दे तो कबीले के दस्तूर के मुताबिक मर्द को खुदकुशी करनी पड़ती है। वो खुदकुशी ना करे और फरार हो जाए तो उसे दुनिया के एक सिरे से दूसरे सिरे तक तलाश करके मौत के घाट उतार दिया जाता है। फिक्र न करो, मैं अपने कबीले में तुम्हें तहफ़्फ़ुज़ दूंगी। यानी तुम चाहती हो कि मैं बीवी और बच्चों को छोड़ दूं? मैं हर हाल में तुम्हें अपना लाइफ पार्टनर बनाना चाहती हूँ। तुम राज़ी हो जाओ, फिर तुम्हारे बीवी बच्चे क्या चीज़ हैं। मैं सारी दुनिया से तुम्हें छीन कर अपने पास रख लूँगी। मेरी बीवी से तुम छीन लोगी, तुमसे कोई दूसरी छीन लेगी। मेरी थोड़ी सी ज़िंदगी रह गई है, वो छीना झपटी में ख़त्म हो जाएगी। वो कुछ कहना चाहती थी। मैंने कहा, आओ अब चलें, तुम्हारे इलाके में अमनो अमान हो गया है। मैंने गाड़ी स्टार्ट करके आगे बढ़ाई। वो बोली, मैं बेहया नहीं हूँ, तुमसे ऐसी बातें इसलिए कर रही हूँ कि तुम्हारे साथ अपने इलाके में जा रही हूँ। पहले तो अगवा होने वाली बदनामी थी, अब तुम्हारे साथ वापस आने पर बातें मनाई जाएंगी कि मैं तुम्हारे साथ पारसा नहीं रही हूँ। तुम फिक्र न करो, पहले अपने बाबा की आखिरी रसूमात अदा होने दो, फिर मैं तुम्हारे लोगों के दिलों से तुम्हारे सिलसिले में जो गलत फहमियों से दूर करूँगा। थोड़ा फासला तय करने के बाद हम सरदार बाबा के इलाके में दाखिल हुए। समरीना ने हैरानी से अपने कबीले की औरतों और बच्चों को देखा। वो अपने अपने घरों में जा रही थी। उसने कहा, जब मुझे अगवा किया गया था उसी दिन सुबह सरदार बाबा ने यहाँ की औरतों, बच्चों और बूढ़ों को इस इलाके से दूर भेज दिया था। वो समझ गए थे कि 1-2 दिन में दुश्मन हमला करने वाले हैं, लेकिन ये औरतें, बच्चे और बीमार बूढ़े वापस आ गए हैं। मैंने एक चौक के पास आकर गाड़ी रोक दी। हम दोनों हथियार उठाए गाड़ी से बाहर आए और चौक के ऊंचे चबूतरे पर खड़े हो गए। कबीले के लोग समरीना को देखते ही दौड़ते हुए आने लगे। वो बुजुर्गों को सलाम करने लगी, जवान उसे सलाम करने लगे। देखते ही देखते सैकड़ों मुसल्लह अफराद चौक के अतराफ जमा हो गए। वो बुलंद आवाज़ में बोली, मेरे बाबा की इज्जत और एहतराम करने वाले जांबाजों, मुझे अगवा किया गया था। अगवा होने वाली कोई औरत अपने कबीले में किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहती, लेकिन मेरा खुदा गवाह है कि मैं वापस आकर भी ऐसी ही पाकीज़ा हूँ जैसी माँ के पेट से पैदा हुई थी। कोई यकीन करे या ना करे, इस शरीफ और नेक दिल शख्स ने मेरी इज्जत व आबरू की हिफाजत की है। मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी। अभी तो मुझे ये सदमा है कि आज मैं यतीम हो गई हूँ। हमारे सरदार बाबा को हलाक कर दिया गया है। मैं उनकी लाश इस गाड़ी में लेकर आई हूँ और चाहती हूँ कि आप अपने सरदार को इज्जत और एहतराम के साथ सुपुर्द खाक कर दें।
लोगों के सर सदमे से झुक गए। वो गाड़ी की पिछली सीट से सरदार बाबा की लाश निकाल कर ले जाने लगे। समरीना जिस हवेली नुमा इमारत में अपने बाबा के साथ रहती थी, वो बम के धमाकों के बायस बुरी तरह खंडर बन गई थी। वो दूसरी हवेली में आई। सरदार ने वो हवेली बेटी के लिए बनाई थी। वहाँ समरीना सरदार बाबा के खास मुशीरों और कबीले के बुजुर्गों के साथ आकर एक बड़े से कमरे में बैठ गई। मैं भी उनके साथ था। वो बोली, मेरी एक बहन अपने घर की हो गई है, मेरी भी शादी हो जाएगी। दस्तूर के मुताबिक हम दोनों बहनों के शौहरों में जो दाना और जंगजू होगा उसे सरदार बनाया जाएगा। अगर दोनों में से कोई सरदार बनने का अहल ना हो तो आप बुजुर्गों और मुशीरों के मशवरे के मुताबिक किसी काबिल शख्स को सरदार बनाया जाएगा। क्या मैं दुरुस्त कह रही हूँ? सब ने तायद में कहा कि वो दुरुस्त कह रही है। एक बुजुर्ग ने कहा, आज तुम्हारे बाबा शहीद हुए, तुम 40 दिन बाद किसी से शादी करोगी तो सरदार का फैसला होगा। तुम्हारी बहन का शौहर एक ताजिर है, उसे कबीले की सरदारी से दिलचस्पी नहीं है। एक मुशीर ने कहा, तुम्हारी शादी होने तक 40 दिन के लिए किसी को आर्जी तौर पर सरदार बनाया जा सकता है। दूसरे मुशीर ने कहा, हमारे कबीले में कई ज़हीन और जंगजू नौजवान हैं, तुम उनमें से किसी को पसंद करके आजमाइशी तौर पर सरदार बना सकती हो। वो मेरी तरफ इशारा करके बोली, मेरे साथ ये जवान है, इसका नाम शहजाद है। मैं चाहती हूँ कि शहजाद को आर्जी तौर पर सरदार बना दिया जाए। वह सब एक दूसरे से मशवरे करने लगे। फिर एक ने कहा, मोहतरम शहजाद का ताल्लुक हमारे कबीले से नहीं है, ये अफ़गानिस्तान के किस सूबे से आए हैं? ये अफ़गानी नहीं पाकिस्तानी है। इस्लाम में ज़ात, बरादरी और कबीले से ज़्यादा इंसान के नेक अमाल और ऊंचे किरदार को अहमियत दी जाती है। ज़िंदगी एक बार मिलती है, अपनी ज़िंदगी को महफूज रखने के लिए आप बाहर से असलहा मंगवाते हैं। आप उस असलहे की ज़ात बरादरी का हिसाब नहीं करते। जब आप अपनी बका के लिए अमेरिका और रूस वगैरह से असलहा और रकम हासिल करते हैं तो बाहर से आने वाले को कबूल क्यों नहीं करते? मैं इस बात की ज़मानत लेती हूँ कि शहजाद काबिल एतमाद है। रूसी और अमरीकी असलहा और रकम के पीछे फ़रेब छुपा रहता है, लेकिन शहजाद फरेबी नहीं है, एक ज़िम्मेदार मुसलमान है। मैं कुछ अरसा इस मुल्क में रहने आया था, वहाँ एक कबीले का सरदार बनकर भी रह सकता था, लेकिन मैं समरीना के इरादों को समझ रहा था कि वो मुझे सरदार बनाने के 40 दिन बाद निकाह पढ़वाने के लिए कहेगी। एक बुजुर्ग ने कहा, बाहर से आने वाला हमारी तहजीब और रस्म और रिवाज के मुताबिक होना चाहिए। वो कबीले के ऐसे जवानों से मुकाबला करके कामयाबी हासिल करे जो खुद को सरदार बनने का अहल समझते हैं, तो हम इसे सरदार बनाने से इनकार नहीं करेंगे। कमरे के दरवाजे पर से आवाज़ आई, हम तालिबान मुजाहिद हैं। हम सब ने देखा 2 बारिश जवान दरवाजे पर कलाशनकोफ लिए खड़े थे। एक ने कहा, तालिबान ने इस इलाके को चारों तरफ से घेर लिया है, जो हमारे खिलाफ हथियार उठाएगा उसे मौत के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। दूसरे ने मेरी तरफ इशारा करके कहा, तुम लोग इस कमबख्त को सरदार बनाने की बातें कर रहे हो? क्या ये मुसलमान है? इसके सर पर पगड़ी या टोपी नहीं है और ये दाढ़ी भी नहीं रखता है। उनके पास एक तीसरा मुजाहिद आया। उसने समरीना को देखकर पूछा, यहाँ क्या हो रहा है? ये इतने मर्दों के सामने बाजारी औरतों की तरह बेपर्दा क्यों है? एक बुजुर्ग ने आगे बढ़कर कहा, इसे दुश्मनों ने अगवा किया था, ये अभी वापस आई है। इसे पर्दा करने का मौका नहीं मिला, यह भी पर्दा करेगी। जाओ बेटी, दूसरे कमरे में जाओ। वो तेज़ी से चलती हुई दूसरे कमरे की तरफ जाने लगी। एक मुजाहिद ने कहा, तुम बुजुर्ग होकर झूठ बोलते हो। यहाँ इस शख्स को सरदार बनाने की बातें की जा रही थीं। वो अगवा की जाने वाली बेपर्दा बैठकर तुम्हारी बातों में क्यों दिलचस्पी ले रही थी? यहाँ बैठने से पहले इसने पर्दा क्यों नहीं किया? मैंने इस मामले को ख़त्म करने के लिए कहा। अब आप लोग आ गए हैं तो यहाँ आपके तमाम अहकामात पर अमल किया जाएगा। आपकी आमद से पहले जो बेपर्दगी और बेअसूली थी वो अब नहीं रहेगी। मैंने कल से शेव नहीं किया और ना करूँगा, बारिश भी रहूँगा और टोपी भी पहनूंगा। एक ने बुजुर्गों और मुशीरों से कहा, इस तरह टोलियों की सूरत में ना बैठो, अपना जिरगा सिस्टम ख़त्म करो। यहाँ ना कोई कबीला होगा और ना कोई सरदार। हम मुसलमानों को कबीलों में तकसीम नहीं होने देंगे। चलो यहाँ से निकलो और अपने घरों में रहो। सब वहाँ से जाने लगे। एक बुजुर्ग ने मेरा हाथ पकड़ कर कहा, मेरे साथ आओ, मैं तन्हा रहता हूँ। मैंने बुजुर्ग के साथ जाते हुए उन तालिबान मुजाहिदों के दिमागों में झांक कर देखा। उनकी जगह कोई दूसरा होता तो समरीना जैसी हसीन और जवान औरत को इस हवेली में तन्हा देखकर हवस में मुब्तला हो जाता, लेकिन वो दीनी अहकामात की सख्ती से पाबंदी करते थे। वो तीनों दरवाजे को बंद करके हवेली से बाहर आ गए। इल्म हासिल करने वाले को तालिब इल्म कहते हैं। उर्दू ज़ुबान में तालिब इल्म का जमा तुलबा है, लेकिन अफ़गानिस्तान में तुलबा की बजाय तालिबान कहते हैं। मैंने उनमें से एक तालिब के दिमाग पर कब्जा जमाया। वो मेरी मर्ज़ी के मुताबिक अपने साथियों से अलग होकर उस इमारत की तरफ गया जहाँ तालिबान के इस ट्रूप के कमांडर अपने नायब और दीगर मुसल्लह जवानों के साथ मौजूद थे। कमांडर इलाके के लोगों को बुलाकर पूछ रहा था कि 1.5 घंटे पहले वहाँ किसने धमाके किए थे। दूसरे कबीले के सरदार अमीर अकबर शाह ने सुबह होने से पहले इलाके पर हमला किया था। वहाँ के सरदार बाबा को जख्मों से चूर भागने पर मजबूर किया, लेकिन फतह हासिल करने वाला वही सरदार अमीर अकबर शाह चंद घंटों बाद अपने अहम आदमियों के साथ किस तरह मारा गया। वहाँ किस कबीले और गिरोह ने इतना ज़बरदस्त हमला किया कि इलाके में फिर से सरदार बाबा का कबीला आकर आबाद हो गया।
अमीर अकबर शाह के कई आदमी कैदी बनाए गए थे। वो बयान दे रहे थे कि उन्होंने जिंदगी में ऐसी जंग कभी नहीं देखी। जंग हो रही थी, लेकिन जंग लड़ने वाले और अमीर अकबर शाह को हलाक करने और उसके गिरोह को शिकस्त देने वाले नजर नहीं आ रहे थे। ऐसा बयान किसी एक बंदे का होता तो कभी यकीन नहीं किया जाता, लेकिन तमाम कैदी यही बयान दे रहे थे। सरदार बाबा के कबीले वाले भी यही कह रहे थे। एक दरबान ने बयान दिया कि एक ड्राइवर असले से भरी हुई गाड़ी लेकर इमारत के अंदर वहां पहुंच गया था जहां उसका सरदार अमीर अकबर शाह अपने हवारियों के साथ था। उस ड्राइवर ने बम धमाकों से उन्हें भी मारा और खुद भी मर गया। 2 आदमियों ने बताया, हमने अपनी आंखों से देखा है। अमीर अकबर शाह का खास बंदा जैसे पागल हो गया था और अपने ही मुसल्ला साथियों को गोलियों का निशाना बनाकर हलाक कर रहा था। जब उसके साथियों ने उसे पागल समझकर गोली मार दी तो जिंदा रहने वालों में से दूसरा साथी जैसे पागल हो गया। वो अपने साथियों पर गोलियां चलाने लगा। हम चुप कर हैरानी से यह तमाशा देख रहे थे। आप यकीन करें कि अमीर अकबर शाह के तमाम मुसल्ला अफराद ने इसी तरह एक दूसरे को हलाक किया है। जो जिंदा बच गए वो यहाँ से भाग गए या फिर आपके कैदी बन गए। कमांडर और तालिबान हैरानी से ये बयान सुन रहे थे। फिर कमांडर ने कहा, जादू हर एक पर असर नहीं करता। एक टेलीपैथिक इल्म है जो बारी बारी पूरी फौज को जुनून में मुब्तला करके खुदकुशी करने पर मजबूर कर सकता है। मालूम होता है यहाँ कोई टेलीपैथी जाने वाला है। उसी ने अमीर अकबर शाह और उसकी पूरी फौज के दिमागों में घुसकर उन्हें एक दूसरे को हलाक करने पर मजबूर किया है। मेरा अलकार वहां पहुंचा हुआ था। मैं उसके जरिए वहां होने वाली गुफ्तगू सुन रहा था। फिर मैं कमांडर के दिमाग में पहुंचकर उसके ख्यालात पढ़ने लगा। वो ये सोचकर परेशान हो रहा था, कोई टेलीपैथी जानने वाला यहाँ कैसे पहुंच गया? क्या वो मेरे दिमाग में भी आ सकता है? हाँ, आ सकता है। मुझे मोहतात रहना चाहिए, उससे सामना करना और उसे अपनी आवाज़ नहीं सुनाना चाहिए। एक कैदी ने कहा, अभी आप टेलीपैथी की बात कह रहे थे। मुझे याद आया कि मेरे साथ कुछ ऐसा हो चुका है। मैं 1 घंटे पहले धमाकों और अंधाधुंध चलने वाली गोलियों से बचने के लिए भाग रहा था। बख्तियार के इलाके में एक सड़क के किनारे पजारो खड़ी हुई थी। एक शख्स एक जवान औरत के साथ बैठा हुआ था। उसने गाड़ी से बाहर आकर मेरा नाम पूछा। मैंने नाम बताया। उसने कहा, इधर क्यों भागे आ रहे हो? वापस जाओ। उसकी बात सुनकर ना जाने मुझे क्या हुआ, मैं वापस इस इलाके में आ गया। मौत से डर कर भाग रहा था मगर भाग ना सका। यहाँ आते वक्त सोचा कि दूसरे रास्ते से भाग जाऊं, मगर ऐसा लग रहा था कि मैं अपने इख्तियार में नहीं हूँ। मैं बेख्तियार यहाँ आकर भटकने लगा। फिर आपने मुझे कैदी बना लिया। अब समझ में नहीं आता है कि उस शख्स ने जादू किया था या फिर टेलीपैथी का अमल किया था। कबीले के एक शख्स ने कहा, हमारे सरदार मरहूम की बेटी समरीना के साथ एक अजनबी आया है, उसके पास पजेरो है। कमांडर ने कुछ सोचकर वहां से उठते हुए कहा, मैं थोड़ी देर के लिए तन्हाई चाहता हूँ, अभी 1 घंटे में वापस आऊँगा। वो अपने मुसल्ला जानिसारों के दरमियान से गुजरता हुआ एक कमरे में आया, फिर दरवाजे को अंदर से बंद कर लिया। एक कुर्सी पर आकर बैठते हुए बोला, अगर तुम मेरे अंदर हो तो समझ रहे हो कि मैं जलवत से उठकर खलवत में क्यों आया हूँ। मैंने कहा, तुम मुझसे तन्हाई में बातें करना चाहते हो? तुम कौन हो? यहाँ किस मकसद के लिए आए हो? मैं फरहाद अली तैमूर हूँ। क्या इतना कह देना काफ़ी है? उसे चुप सी लग गई। उसके दिमाग के अंदर धमाके से हो रहे थे। वो नहीं चाहता था कि तालिबान तंजीम का राज मुझे या किसी को मालूम हो। पूरी दुनिया तालिबान तंजीम के क़याम और इसकी फतूहात के बारे में हैरान है। सबके जहनों में ये सवालात हैं कि ये तंजीम अचानक कैसे उभर आई है और देखते ही देखते अफगानिस्तान के 3/4 हिस्सों पर कैसे कब्जा जमा लिया है। ये तालिबान पहले महज तालिब इल्म थे। वो अपनी मुल्की सियासत को किसी हद तक समझते होंगे, लेकिन बैनुल-अक़वामी सियासत हर एक की समझ में नहीं आती। ये मेहनत मुशक्क़त करने वाले तालिबान मुस्तकिल रोज़गार और ज़िंदगी गुजारने के दूसरे वसाइल से महरूम थे। आलमी क़ुव्वतें वहाँ बरसों से खाना जंगी करा रही थीं। ये तालिबान उस खाना जंगी को ख़त्म करने के ज़राए से भी महरूम थे। फिर अचानक ये तूफ़ान की तरह उठे और नाम निहाद मुजाहिद कहलाने वाले गुरोहों को पसपा करते हुए अफ़गानिस्तान के बेशतर सूबों पर कब्जा करते चले गए। अब इनके पास टैंक, बख्तरबंद गाड़ियाँ, मल्टी बैरल मिसाइल और दीगर जदीद हथियार हैं, और इन हथियारों को मशाकी से चलाने वाले माहिरीन भी हैं। सवाल ये पैदा होता है, किताबें पढ़ने वाले तालिबान को मिसाइल चलाने और हेलीकॉप्टर और जहाज़ उड़ाने में महारत कैसे हासिल हो गई? और करोड़ों और अरबों डॉलर्स का ये सामान उनके पास कहाँ से आता है? मैं कमांडर की खोपड़ी में बैठकर इस रात से पर्दा उठाना चाहता था कि उसी वक्त चौंक गया। ख्यालख्वानी छोड़कर दिमागी तौर पर उस बुजुर्ग के मकान में हाजिर हो गया जो मुझे समरीना की हवेली से वहां लाया था। मैंने ख्यालख्वानी से चौंक कर देखा। मेरे कमरे के दरवाजे को जोरदार लात मारकर खोला गया था। 3 मुसल्ला जवान क्लाशनकोफ लिए अंदर आए। फिर मेरी चारपाई के चारों तरफ पहुंचकर मुझे गन पॉइंट पर रखते हुए धमकी दी, खबरदार, जरा भी हरकत करोगे तो हराम मौत मारे जाओगे। मैंने दरवाजे की तरफ देखा। वह बुजुर्ग शख्स जो मुझे इस मकान में लाया था वो बीच चौखट पर खड़ा मुस्कुराते हुए तस्बीह पढ़ रहा था। उसकी मुस्कुराहट बता रही थी कि वो मेरी मौत का सामान कर चुका है। मैंने अफगानिस्तान में सफ़र करने के दौरान में सैकड़ों मुखालफिन मारे थे। जहानत और टेलीपैथी के इस्तेमाल से हज़ारों भी मार सकता था।
फिलवक्त 3 अफराद अचानक क्लाशनकोफ लिए मेरे कमरे में दाखिल हो गए थे। मुझे चारों तरफ से घेर लिया था। मैं ज़रा सी भी हरकत करता तो वो मुझे गोलियों से छलनी कर देते। हाथी शेर को पिछाड़ देता है मगर चींटी से परेशान हो जाता है। मेरी भी कुछ ऐसी ही मिसाल थी। मैं इन तीनों का कुछ बिगाड़ नहीं सकता था। वो गूंगे बने हुए थे। मैं किसी की भी आवाज़ सुनकर उनके अंदर नहीं जा सकता था। दरवाजे पर जो मौलवी खड़ा तस्बीह पढ़ रहा था वो समरीना के कबीले से ताल्लुक़ रखता था। ये नहीं चाहता था कि समरीना मुझे कबीले का सरदार बनकर मुझसे शादी करे, इसीलिए वो मेरी मौत का सामान करके आया था। मैंने कहा, मौलवी साहब, मैंने तुम्हारे पूरे कबीले को दुश्मनों से बचाया। कबीले के सरदार की बेटी समरीना को इज्जत व आबरू के साथ यहाँ लाया। क्या मैंने जुर्म किया था कि मुझे सजाए मौत देने के लिए इन्हें साथ लाए हो? मौलवी ने कहा, यह सिर्फ 3 नहीं है। इस मकान के अतराफ दर्जनों मुसल्लह अफराद हैं। अगर चालाकी से बचकर निकलोगे तो बाहर गोलियों से छलनी कर दिए जाओगे। मौलवी साहब, तुमसे मेरी क्या दुश्मनी है? तुम अफ़गानी नहीं हो, किसी बड़े मोअज़्ज़ज़ कबीले से ताल्लुक़ नहीं रखते हो। इसके बावजूद समरीना तुम्हें सरदार बनाना चाहती है, जिसका साफ मतलब यह है कि तुमसे शादी करना चाहती है। मेरा छोटा भाई सरदार बनने के काबिल है और वो समरीना से शादी करना चाहता है। तुम्हारी मौत के बाद समरीना को हमारे ही कबीले के किसी जंगजू को सरदार बनाकर शादी करनी होगी। मैंने उन तीनों क्लाशनकोफ वालों को देखते हुए कहा, मुझे अपनी मौत की वजह मालूम हो गई है, मगर ताज्जुब है कि तुम दूसरे कबीले के मौलवी के कहने पर मेरी जान लेने आए हो। मैं ये नहीं कहूँगा कि मुझे गोली ना मारो, लेकिन हम सब मुसलमान हैं और तुम लोग तो बहुत ही कट्टर मुसलमान हो। क्या मुझे मरने से पहले 10 मिनट तक दुआ पढ़ने नहीं दोगे? उन तीनों ने हाँ के अंदाज में सर हिलाया। मुझे दुआ पढ़ने की इजाज़त दे दी। मैं सर झुकाकर उनके कमांडर के दिमाग में पहुंच गया। वो मेरी टेलीपैथी के खौफ से एक कमरे में जाकर बंद हो गया था। ये नहीं चाहता था कि मैं उसके चोर ख्यालात पढ़ूं और ये मालूम करूं कि उन्हें सरमाया और हथियार कहाँ से सप्लाई किए जा रहे हैं और उनका इस्तेमाल कौन सिखा रहा है। उस कमांडर ने कमरे में बंद होकर फ़ौरन ही मोबाइल फ़ोन के ज़रिए दूसरे इलाके के कमांडर को इतला दी थी कि वहाँ फरहाद अली तैमूर मौजूद है। इसकी इतला फ़ौरन हमारे मेहरबान आकाओं को दी जाए। पहले मैं उस कमांडर के अंदर मौजूद था। अगर मुसलसल मौजूद रहता तो उसे दूसरे इलाके के कमांडर से रब्ता करने का मौका ना देता। बहरहाल जब मैं उसके पास पहुंचा तो वो फ़ोन बंद कर रहा था। मैं उसके दिमाग पर हावी हो गया। वो कमरे का बंद दरवाज़ा खोलकर तेज़ी से बाहर आया, फिर एक जीप में बैठकर उसे स्टार्ट करने लगा। उसके मुसल्लम मुहाफिज पीछे बैठ गए। वो तेज़ी से ड्राइव करता हुआ उस मकान के सामने आया जहाँ मैं कैदी बना हुआ था और मेरे मुखालफिन मुझे किसी भी लम्हे गोली मार सकते थे। इससे पहले कमांडर की जीप आकर रुक गई। मकान के अतराफ जितने मुसल्लह अफराद थे उन्होंने फ़ौरन अटेंशन होकर उसे सलूट किया। वो तेज़ी से चलता हुआ कमरे के अंदर आया। मौलवी उसे देखकर परेशान हो गया। कमांडर ने आते ही मुझे गले लगाकर कहा, आहा मेरे दोस्त फरहाद अली तैमूर, तुम मेरे मुल्क में आए और मुझे खबर नहीं हुई। मुसल्लह अफराद के हथियार नीचे झुक गए। कमांडर ने पूछा, क्या तुम लोग मेरे यार को गोली मार रहे थे? एक ने कहा, मौलवी मोतबर और काबिल एहतराम होता है, कभी झूठ नहीं बोलता। ये हमारी रहनुमाई करते हुए बता रहा था कि इस कबीले में हमारे दुश्मन कहाँ कहाँ छुपे हुए हैं। इस मौलवी ने आपके दोस्त को दुश्मन जाहिर किया। कमांडर मेरी मर्जी के मुताबिक मौलवी को घूर कर बोला, क्या ये तुम्हारे सरदार की बेटी को बखैरियत कबीले में लाया है? मौलवी ने कांपते हुए कहा, जी आका, यह सरदार की बेटी को पहुंचाने आया था। क्या हम अफ़गानी अपने मोहसिन और कबीले में आने वाले मेहमान को गोली मारते हैं? आका, हम ऐसा नहीं करते, मगर बात दूसरी है। बकवास मत करो। उसने तीनों आदमियों को हुक्म दिया, इस मौलवी को बाहर ले जाकर गोली मार दो। वो गिड़गिड़ाकर मुआफ़िया मांगने लगा, लेकिन वो उसे पकड़कर बाहर ले गए। थोड़ी देर बाद मैंने 3 गोलियां चलने की आवाज़ें सुनी। तीनों ने उस मौलवी को एक एक गोली मारी थी। कमांडर ने मेरे एक बाजू पर हाथ रखकर पूछा, बोलो दोस्त, और क्या चाहते हो? मैंने उसके बाजू पर हाथ मारकर कहा, मेरे साथ मेरी गाड़ी में बैठ जाओ और पिछले इलाके से जो माले गनीमत लूट कर लाए हो उसमें से तमाम हीरे जवाहरात मेरे हवाले कर दो। ये कभी ना मानने वाली बात थी, लेकिन उसकी खोपड़ी मेरे कब्जे में थी और मैं उसे लेकर वहाँ जाना चाहता था जहाँ मैं अपने पाकिस्तानी हमसफ़रों शाइस्ता, ज़ुबैर, ज़रीना, महबूब, सरफराज, रब नवाज और इमरान को और इरफान को समरीना के भाई और बहनोई के पास बाहिफाजत छोड़ाया था। मेरे वो तमाम हमसफ़र समरीना की बहन और बहनोई की हवेली में महफूज थे। कमांडर ने मेरी मर्ज़ी के मुताबिक तमाम हीरे और जवाहरात एक चमड़े के बड़े थैले में भर दिए। फिर वहाँ कायम अपने मरकज़ी अड्डे से निकलकर दोबारा मेरे पास अगली सीट पर आकर बैठ गया। मैं उस हवेली की तरफ चल पड़ा। मैंने कमांडर के दिमाग को ज़रा ढील दे दी। वह चौंक कर मुझे देखने लगा। फिर उसने खुद को एक पजारों में पाया। वो गाड़ी तेज़ रफ्तारी से जा रही थी। उसने फ़ौरन ही अपने लिबास को टटोला, शायद उसके पास कोई हथियार हो। मैं नादान नहीं था कि उसके पास कोई हथियार या मोबाइल फ़ोन छोड़ देता। मैंने कहा, फ़ोन भी नहीं है, वरना तुम दूसरे कमांडरों तक अपनी बेबसी की इतला पहुंचा देते। वो परेशान होकर बोला, मैं तुम्हें चेहरे से नहीं पहचानता, मगर तुम फरहाद अली तैमूर हो। हाँ,
तुमने वहाँ अपने मरकज़ी अड्डे का कमरा बंद करके अपने दिमाग में सवाल किया था, क्या मैं फ़रहाद अली तैमूर हूँ? और मैंने फ़रहाद होने से इनकार नहीं किया था। फिर मैं खामोश हो गया था। मेरी खामोशी ने तुम्हें समझाया कि मैं जा चुका हूँ। तुमने मोबाइल के ज़रिए दूसरे कमांडरों को मेरे बारे में इतला दी। उनसे कहा कि वो तुम्हें इमदाद देने वाले आकाओं को इतला दे दें कि फ़रहाद अली तैमूर अफ़गानिस्तान पहुँचा हुआ है। हाँ, मुझसे ये गलती हो गई थी। हम मुसलमान हैं, हमें आपस में तस्फिया करना चाहिए। किसी गैर मुल्की आका को दरमियान में नहीं लाना चाहिए। इसे गलती नहीं, सियासत कहते हैं। हम काबुल से आ रहे हैं। तुम्हारे आका मुझे तलाश करने, घेरने और मार डालने के लिए वहाँ अपना सारा जोर लगा देंगे, लेकिन ये नहीं समझ पाएंगे कि मैं तुम्हें कहाँ ले जा रहा हूँ। थोड़ी देर बाद मैं तुम्हें छोड़ दूंगा ताकि तुम मेरे खिलाफ पैगाम बरी कर सको। मैं कसम खाता हूँ, आपके खिलाफ कभी एक लफ्ज़ भी किसी से नहीं कहूँगा। तुम्हारा दीन ईमान क्या है? आपस में बरसरे पेकार दोनों तरफ के लोग खुद को मुसलमान कहते हैं, बाजमात नमाजें पढ़ते हैं। दोनों तरफ अक्सरियत ऐसे जवानों की है जो आलमी सियासत को नहीं समझते हैं, अपने अफ़गानिस्तान को आबाद और खुशहाल रखना चाहते हैं और अपने कमांडर को हक बजानिब समझकर उनका साथ दे रहे हैं। पाकिस्तानी अवाम भी मासूम और आलमी सियासत से बेखबर थे। ये समझ रहे थे कि एक सुपर ताकत की मदद के ज़रिए अफ़गानिस्तान से रूस को भगा रहे हैं। वो भाग गया, मगर पाकिस्तान में मुनशियात और क्लाशनकोफ कल्चर आ गया। इससे पहले ये लानतें पाकिस्तान में नहीं थी। तुम्हारा मुस्तकबिल भी यही है। यहाँ से पूरे एशिया में मुनशियात की तरसील तुम्हारे लिए आसान बना दी जाएगी और तुम्हारी आंदा नस्लें किताबें नहीं, टीटी और क्लाशनकोफ लेकर गली कूचों में घूमती रहेंगी। तुम्हें सिर्फ माली मुनाफा हासिल हो रहा है, मगर तुम्हारा आका चीन को आगे बढ़ने से रोकने के लिए सब कर रहा है। ऐसा हम नहीं होने देंगे। तुम्हारे जैसे चंद कमांडरों ने मिलकर अपना एक अफ़गानी सरदार बनाया है। वही सुपर पावर से रब्ता रखता है। खुद ये नहीं समझता कि आलमी सतह पर कौन सा मुल्क किस मुल्क के खिलाफ साजिशें कर रहा है। तुम और तुम्हारा सरदार सिर्फ उनकी बिसात के मोहरे बनकर करोड़ों अफ़गानी रुपए हासिल कर रहे हो और तुम्हारे पास ऐसे जदीद हथियार हैं जिन्हें दूसरे ममालिक देखकर हैरान हो रहे हैं। तुम समझते हो हमारी नीयत नेक नहीं है, जबकि हम यहाँ इस्लामी निज़ाम कायम करना चाहते हैं। इस्लाम में जबर ममनू है। तुम किसी को ज़ोर ज़बरदस्ती मुसलमान नहीं बना सकते, इसकी इजाज़त नहीं है। इस तरह दीन इस्लाम से बेजारी पैदा होती रहेगी। सीधी सी बात यह है कि कुरान मजीद के अहकामात को समझे बगैर अमल करोगे तो यहाँ भी ऐसा इस्लामी निज़ाम कायम होगा जिसमें मुनशियात और क्लाशनकोफ कल्चर आम होगा। मैंने एक जगह गाड़ी रोककर उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी। ये नहीं चाहता था कि कमांडर को उस हवेली का पता चले जहाँ मेरे पाकिस्तानी हमसफ़र महफूज थे और मेरी वापसी का इंतज़ार कर रहे थे। मैं गाड़ी को यूं ही मुख्तलिफ रास्तों से घुमाता रहा ताकि वो याद ना रख सके कि हम कितने मोड़ मुड़ते रहे हैं। मैं आधे घंटे के बाद उस हवेली के सामने आ गया। वहाँ सभी बेचैनी से मेरा इंतज़ार कर रहे थे। मैंने गाड़ी से उतरकर समरीना के बहनोई के करीब आकर कहा, मैं कमांडर को अगवा करके लाया हूँ। तुम अपनी आवाज़ ना सुनाओ और ना ही इसे ये मालूम होने दो कि ये कौन सी जगह है। मैं अपने साथियों के साथ अभी यहाँ से चला जाऊँगा। मेज़बान ने धीमी आवाज़ में कहा, मैं हैरान हूँ कि तुमने कमांडर को कैसे अगवा किया है। तुम्हें जल्द से जल्द इस मुल्क को छोड़ देना चाहिए। मेरे तमाम हमसफ़र अपनी अपनी गाड़ी में आकर बैठ गए। मैंने कमांडर की आंखों पर पट्टी बांधकर उसे कैदी बनाकर अपने पास वाली सीट पर बिठाया था। अब वो पिछली सीट पर बैठा हुआ था। मैं अपने साथ वाली अगली सीट पर समरीना को देखकर चौंक गया। तुम यहाँ कब आई? उसने नाराज़गी से मुंह फेर लिया। मेरी बात का जवाब नहीं दिया। मैंने गाड़ी स्टार्ट की, फिर हमारा काफ़िला चल पड़ा। सरफराज ने अपनी गाड़ी मेरे बराबर लाकर कहा, आप सुबह से अब तक कहाँ रहे और क्या करते रहे? ये हमें किसी हद तक मालूम हो चुका है। अब हमें कहीं रुककर नई मंजिल का तयन करना चाहिए। पता नहीं आगे और कितने पुरखतर रास्ते हैं। मैंने कहा, हम कहीं रुकेंगे और बातें करेंगे। मुझे ऐसे कमांडरों की पुश्त पनाही करने वालों का इंतज़ार है। वो किसी तरह मुझसे रब्ता करेंगे। फिर मैंने पूछा, ये मेरे पास बैठी हुई मोहतरमा अपने बहनोई की हवेली में कब आई थी? सरफराज ने कहा, आपकी आमद से 1 घंटा पहले चली आई थी। कह रही थी कि आपको एक कमरे में कैद किया गया है, लेकिन इसे यकीन था कि आप मक्खन में से बाल की तरह वहाँ से निकल आएंगे। इसने आपके बारे में ऐसी हैरत अंगेज़ बातें बताई हैं कि सुनकर यकीन नहीं आ रहा। आपने समरीना के बाप के दुश्मन कबीले को तन्हा शिकस्त दी, उन्हें मौत के घाट उतारा या फिर भागने पर मजबूर किया। अब कमांडर को अगवा करके आए हैं। रब नवाज ने कहा, खुदा की कसम तुम सुपरमैन से भी ज़्यादा ऊंची चीज़ लग रहे हो। मैंने हंसते हुए कहा, प्लीज़ मेरी ऐसी तारीफ़ें ना करो। मैं किसी की कॉल का इंतज़ार कर रहा हूँ। फ़िलहाल खामोशी चाहता हूँ। हमें गाइड करने वाले एक कैदी सरफराज के साथ था। उसने गाड़ी आगे बढ़ाने से पहले कहा, ये तो मालूम हो कि हमें किस रास्ते पर जाना है। अभी बताता हूँ। मैंने अपनी गाड़ी रोक दी। कमांडर से कहा, गाड़ी से उतर जाओ, आंखों पर पट्टी रहने दो। वो गाड़ी से उतरते हुए बोला, मैं जानता हूँ तुम मुझे जिंदा नहीं छोड़ोगे। मेरी आखिरी ख्वाहिश है कि मरने से पहले मुझे आंखों पर से पट्टी हटाने दो। मैं इस दुनिया को आखिरी बार देखना चाहता हूँ। तुमने बहुत दुनिया देख ली और ये आखिरी ख्वाहिश तुम्हारी नहीं उसकी है जो तुम्हारे दिमाग में छुपा बैठा है। वो आंखें खोलकर देखना चाहता है कि हम किस सिमत जा रहे हैं।
मेरी बात खत्म होते ही वो अपना हाथ आंखों पर ले जा रहा था कि मैंने एक जहनी झटका दिया। वह चीख मारकर ज़मीन पर गिरकर तड़पने लगा। हमारा काफिला रुका हुआ था, सब गाड़ियों से निकल आए थे। मैंने पजारों में से एक रिवॉल्वर निकालकर उसे गोली मार दी। करीब ही एक गटर था। मैंने साथियों से कहा, इसे गटर में डाल दो ताकि इसे कोई तलाश ना कर सके और ना ही हमारी मंजिल का रास्ता मालूम कर सके। मेरे साथियों ने हदायत पर अमल किया। उसे गटर में फेंकने के बाद फिर उसका नामो निशान भी न रहा। मैंने कैदी गार्ड से कहा, हम यहाँ से सीधे बदख्शां जाएंगे, वहाँ से उज़्बेकिस्तान में दाखिल होंगे। एक लम्हा भी ज़ाया किए बगैर यहाँ से चलो। अब हम लंच के वक्त किसी जगह रुकेंगे। हमारा काफिला फिर चल पड़ा। ज़रीना हीरे जवाहरात हासिल करने और बहुत दौलतमंद बनने आई थी। दूसरे पाकिस्तानी भी रोज़गार हासिल करने उज़्बेकिस्तान जा रहे थे, लेकिन उन्होंने एक मुल्क से दूसरे मुल्क हिजरत करने और रोज़गार हासिल करने का ऐसा तल्ख तजुर्बा नहीं किया होगा। वो तौबा कर रहे थे, कान पकड़ रहे थे कि आइंदा कभी अफ़गानिस्तान का रुख नहीं करेंगे। समरीना ने अपने बहनोई से मज़ीद एक गाड़ी हासिल की थी ताकि सब आसानी से सफ़र कर सकें, लेकिन उसके दिल में ये बात थी कि वो मेरे साथ पजारों में तनहा रहे, कोई दूसरा हमारी तन्हाई में मखल ना हो। वो बड़ी देर से मुंह फेरे खिड़की के बाहर देख रही थी। मैंने कहा, इतनी देर तक एक ही तरफ देखती रहोगी तो गर्दन दुखने लगेगी। वाकई उसकी गर्दन दुखने लगी थी। वो अपनी गर्दन को सहलाते हुए सामने विंड स्क्रीन के पार देखने लगी। मैंने पूछा, क्या डॉक्टर ने मेरी तरफ देखने से मना किया है? वो भड़क कर बोली, तुम मर्द हो, क्या मर्द ऐसे होते हैं? एक औरत को तन्हा दुश्मनों के रहम करम पर छोड़ आती हैं। तुमने वहाँ से फरार होते वक्त ये नहीं सोचा कि मैं वहाँ अकेली रह जाऊंगी? अगर फतह हासिल करने वाले मुझे वहाँ से ले जाते तो मेरे कबीले का कोई शख्स उन्हें ऐसा करने से रोक नहीं सकता था। तुम्हारे बहनोई की हवेली में घड़ी तो होगी, तुमने वक्त देखा होगा। मेरे वहाँ पहुँचने से 1 घंटे पहले तुम वहाँ पहुँच गई थी, यानी जब तुम्हारे कबीले वालों ने मुझे कमरे में कैद किया था तो तुम मुझे छोड़कर वहाँ से भाग गई थी। इस यकीन के साथ आई थी कि तुम वहाँ से जिंदा सलामत आओगे। तुम बहरूपी हो, मुझे हकीकत मालूम हो चुकी है। तुम टेलीपैथी जानने वाले फरहाद अली तैमूर हो। तन्हा बड़ी से बड़ी फौज को शिकस्त दे सकते हो। मैं तुम्हारे लिए मसला बनना नहीं चाहती थी, इसलिए मौका मिलते ही वहाँ से भाग गई ताकि तुम्हें तन्हा फरार होने में आसानी हो। एक तो मुझसे पहले आकर मेरी मुश्किल आसान की, ऊपर से नाराज़ हो रही हो। ये तो मालूम हो कि नाराज़ क्यों? क्या तुम मेरे दिमाग में आकर 2 बातें नहीं कर सकते थे? जब मैं तुम्हारे दिमाग में गया तो तुम बखैरियत हवेली पहुँचने वाली थी और मैं दुश्मनों में घिरा हुआ था। क्या उस वक्त तुमसे रोमानी गुफ्तगू करता? मैं कल से महसूस कर रही हूँ कि तुम मुझे नज़रअंदाज कर रहे हो। शायद मैं इसकी वजह बता चुका हूँ। मैं नहीं मानती कि तुम उम्र रसीदा और तुम्हारे जवान बेटे हैं, बहुएं भी हैं, पोती पोते भी हैं। मैं उनका दादा हूँ। प्लीज़ इतना झूठ बोला कि मुझसे हजम हो जाए। समरीना, मैं योगा का माहिर हूँ। तकरीबन आधे घंटे तक सांस रोक लेता हूँ। जब भी फुर्सत मिलती है मैं योगा की मशक़ें करता हूँ, इसलिए जिस्मानी तौर पर एक उम्र रसीदा जवान दिखाई देता हूँ। 100 बरस की उम्र में भी ऐसा ही दिखाई दूंगा। सीधी सी बात करती हूँ, तुम दादा पर दादा बन जाओ, मेरे इरादे में तब्दीली नहीं आएगी। आज मैंने तुम्हारे लिए कबीला छोड़ दिया है, कल दुनिया छोड़ दूंगी। मेरी जितनी ज़िंदगी है वो सिर्फ तुम्हारे लिए। कभी मुझे छोड़कर जाओगे और ख्याल ख्वानी करोगे तो तुम्हें मालूम होगा कि मेरा दिमाग मर चुका है। अब तो तुम्हारे बगैर सांस भी नहीं लूँगी। मुझे चुप सी लग गई। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि इसे कैसे समझाऊँ। फिर मैंने कहा, क्या तुम समझ सकती हो कि औलाद जवान हो जाए और घर में बहुएं आ जाएं? ऐसे में उन जवान बेटों का बाप शादी करे तो कैसी मायूब सी बात होती है। हमारे मुल्क में एक मर्द बुढ़ापे में भी कई शादियाँ करता है और ये मर्द के लिए बड़े फ़ख्र की बात होती है। मैं फ़ख्र करने वाला अफ़गानी नहीं हूँ। आज हूँ, कल चला जाऊँगा। मैं दुनिया के कई ममालिक में अपने दिन रात गुजारता हूँ। मेरा एक बहुत बड़ा ख़ानदान है। हमारा एक बहुत बड़ा इस्लामी इदारा है जिसे हम बाबा साहिब का इदारा कहते हैं। मैं दुनिया के एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाना पहचाना जाता हूँ। क्या तुमसे शादी करके सारी दुनिया में तमाशा बन जाऊँ? वह जवाबन कुछ कहना चाहती थी। उसी लम्हे पराई सोच की लहरों को महसूस करते ही मैंने सांस रोक ली। उसे चुप रहने का इशारा करते हुए कहा, कोई मेरे दिमाग में आकर बातें करना चाहता है। जब तक मैं तुमसे ना बोलूँ तुम खामोश ही रहना। मैंने दूसरी बार पराई सोच की लहरों को महसूस किया। उसने आजिज़ी से कहा, हुजूर सांस न रोके, मैं आपका सेवक महाराज हूँ। मैंने कहा, महाराज सेवक नहीं होते, वो तो दूसरों से सेवा कराते हैं। काम की बात करो। मैं जानता था कमांडर के अगवा के बाद मुझसे किसी तरह दिमागी राब्ता किया जाएगा। अब तो सुपर पावर के पास सब कुछ होते हुए एक ख्याल ख्वानी करने वाला भी नहीं है। उनके काम आने के लिए नीलमा महाराज और तुम्हारा भाई गुरुदेव रह गए हैं। आप दुरुस्त फरमाते हैं। मैंने उनसे कहा था कि वो आपसे दिमागी राब्ता करने के लिए मुझसे काम ना लें। ये काम नीलमा से ले सकते हैं, लेकिन नीलमा अपने पोते के लिए इस कदर परेशान है कि उसे ढूंढती फिर रही है। फिलहाल किसी के काम नहीं आना चाहती। मैंने कहा, हेल्पा टेलीपैथी जानती है, उससे काम क्यों नहीं लिया जा रहा? सुना उसकी बेटी मोना गुम हो गई है, वो बेटी के लिए परेशान है। मैंने कहा, महाराज तुम्हारा बेटा महेश भी लापता है। क्या तुम एक जवान बेटे के लिए परेशान नहीं हो? इकलौते बेटे को भूलकर सुपर पावर की वकालत करने आए हो? हजूर, मेरा दिल कहता है मेरा बेटा आपकी कैद में खैरियत से है। आप किसी पर बेजा जुल्म नहीं करते हैं। ये बात पुरानी हो चुकी है। जब वो मेरी कैद में था मैंने उसका ब्रेन वॉश करने के बाद आज़ाद कर दिया।
यानी वो अपनी याददाश्त खो चुका है, हिंदुस्तान में कहीं भटक रहा होगा। यह आपने क्या किया फरहाद साहब? उस पर मेहरबानी भी की और जुल्म भी किया। पता नहीं मेरा लाडला कहाँ भटक रहा होगा। तुम क्या चाहते हो? मेहरबानी ना करूं, उसे फिर अपना कैदी बना लूं? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं। आप उसे बराह रास्त मेरे हवाले कर सकते हैं। मैं सारी ज़िंदगी आपकी गुलामी करता रहता, मुझे गुलाम पालने का शौक़ नहीं है। प्लीज़ आप इतना बता दें कि उसका ब्रेन वॉश करने के बाद भारत के किस शहर में छोड़ा था। तुम सुपर पावर की तरफ से उनके मामलात निपटाने आए हो, उनकी बात करो, बेटी की बात रहने दो। जहन्नुम में गया सुपर पावर, मुझे अपनी आइंदा नस्ल के लिए अपने बेटे की सलामती चाहिए। आप सिर्फ मेरे बेटे की बात करें, आपका यह एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। मेरी आइंदा नस्लें भी आपका एहसान याद रखेंगी। मुझे तुम पर तरस आ रहा है। तुम्हें अपने खुदा और रसूल का वास्ता मुझ पर तरस खाते रहो। पहले सुपर पावर के पास जाकर साफ साफ कह दो कि तुम उसके और मेरे मामले में नहीं पड़ोगे, किसी तरह की पैगाम रसानी भी नहीं करोगे। उनसे कहकर 15 मिनट के बाद आना, तुम्हारा बेटा तुम्हें मिल जाएगा। आपका मैं जितना भी शुक्रिया अदा करूँ काम में, मैं ठीक 15 मिनट के बाद आऊँगा। वो चला गया, लेकिन मैं सोच की लहरें महसूस कर रहा था। मैंने कहा, गुरुदेव, मैं तुम दोनों भाइयों की आदतें जानता हूँ। जब महाराज मुझसे गुफ्तगू करते हैं तो तुम चुपचाप मेरे ख्यालात पढ़ने की नाकाम कोशिशें करते हो। जाओ, भाग जाओ यहाँ से। वो फौरन ही भाग गया। मैंने समरीना से कहा, मुझसे दिमागी रब्ता करने वाला 15 मिनट के लिए गया है। मुझे ख्याल ख्वानी के दौरान में गाड़ी ड्राइव करते हुए परेशानी होती है। मेरा ख्याल है दूसरी गाड़ी से अपने किसी साथी को बुला लिया जाए। हरगिज़ नहीं, गाड़ी मैं ड्राइव करूंगी, यहाँ कोई तीसरा नहीं आएगा। हमने चंद सेकंड के लिए गाड़ी रोककर जगह बदल ली। वो ड्राइव करने लगी। फिर उसने पूछा, दुश्मन उस कमांडर के बारे में पूछ रहा होगा। वो बहुत कुछ मालूम करने आया था, लेकिन मैंने दुश्मन को खुद उसके मामलात में उलझा दिया है। तुम उलझाने के माहिर हो, यह तो मैं देख रही हूँ कि तुमने मुझे किस तरह उलझा रखा है। तुमने फिर अपनी बात शुरू कर दी, जबकि देख रही हो मैं तालिबान और उनके पीछे छुपी हुई ताकतों से निमटने में मसरूफ़ हूँ। मुझे ज़हनी यकसुई और तन्हाई की ज़रूरत है। साफ कहो, तन्हाई चाहते हो मैं चली जाऊँ? जब मैं ख्याल ख्वानी के ज़रिए तुम्हारे कबीले के दुश्मनों से तन्हा लड़ रहा था और उन्हें पसपा किया था, तब तुम मेरे साथ थी। मेरी एक अच्छी साथी थी। औरत को मर्द के लिए बाइस रहमत होना चाहिए, जहमत नहीं बनना चाहिए। इस बार उसने बहस नहीं की, खामोश रही। मैं अगली सीट से पिछली सीट पर आकर लेट गया। पिछले तमाम दिन तमाम रात जागता रहा। अब भी सोने का मौका नहीं मिल रहा था। महाराज 15 मिनट के बाद आया। उसने कहा, हजूर, मैंने उनसे साफ साफ कह दिया है, आइंदा उनके लिए ख्याल ख्वानी नहीं करूँगा। आप मेरी बातों की सच्चाई जानने के लिए मेरे दिमाग में आ सकती हैं। मैं तुम्हारे दिमाग में जाना ज़रूरी नहीं समझता। तुम इकलौते बेटे के लिए झूठ नहीं बोलोगे। तुम्हारा बेटा महेश आधे घंटे के बाद नागपुर संतरा मार्केट में कहीं मिल जाएगा। मैंने सांस रोक ली। फिर ख्याल ख्वानी के जरिए बाबा साहब के इदारे के जासूस से कहा, महेश को रिहा करके 15 मिनट के अंदर उसे नागपुर संतरा मार्केट पहुंचा दो। मैं आराम करने जा रहा हूँ। यह कहकर मैंने आंखें बंद की, दिमाग को ज़रूरी हदायत दी, फिर गहरी नींद में डूबता चला गया। मामला संगीन हो गया। बज़ाहिर जो हालात थे उनके मुताबिक नताशा और नतालिया ने अपनी दानिस्त में एल्पा की बेटी मोना को हासिल कर लिया और पोरस ने उन बहनों से कह दिया कि एल्पा की बेटी को तिलबैब ले आएं, ताकि उसे उसके हवाले करके एल्पा से दोस्ती पक्की की जाए और उसकी टेलीपैथी से फ़ायदा उठाया जाए। एल्पा भी खुश थी कि उसकी खोई हुई बेटी पारस के हाथ नहीं लगेगी, बल्कि पोरस के ज़रिए से मिल जाएगी। वो सब इस हकीकत से बेखबर थे कि सानी और पारस उन्हें खुश फहमी में मुब्तला कर रहे हैं। पारस और एल्पा की असल बेटी मोना अपने बाप पारस और सानी के पास थी और डमी मोना को नताशा और नतालिया के हवाले किया गया था। एल्पा तिलबैब में पहुंचकर अपनी बेटी मोना की शिद्दत से इंतजार कर रही थी। अब इस सिलसिले में घपला होने वाला था। अगर नताशा और नतालिया वाकई डमी मोना को लेकर तिलबैब पहुंचती तो एल्पा उस बच्ची को देखते ही कह देती कि वो उसकी बेटी मोना नहीं है। यूं भेद खुल जाता कि पारस उनसे फ्रॉड कर रहे। सानी ख्याल ख्वानी के जरिए नताशा, नतालिया और डमी मोना के पास जाती रहती थी। वो तीनों तैयारे में थे, भारत से इसराइल जा रहे थे। सानी के पास यही एक रास्ता रह गया था कि सफ़र के दौरान में डमी मोना को किसी तरह गुम कर दिया जाए ताकि एल्पा उस डमी की सूरत ना देख सके। लेकिन सानी को ऐसा करने की ज़रूरत पेश नहीं आई। किस्मत ने उसका साथ दिया। अचानक मौसम की खराबी के बायस हवाई जहाज़ को अपना रूट बदलकर इस्तांबुल जाना पड़ा। वहाँ मौसम के बेहतर होने तक कई घंटे ठहरना पड़ा। सानी ने इस मौके से फ़ायदा उठाया। वो नताशा के दिमाग पर कब्जा जमा कर उसे एक ईसाई मिशनरी में ले गई। फिर उस बच्ची को लावारिस करार देकर वहाँ दाखिल करा दिया। उस वक्त नतालिया शॉपिंग के लिए गई हुई थी। जब वो वापस आई तो नताशा एयरपोर्ट के विजिटिंग रूम में नहीं थी। थोड़ी देर बाद आई। नतालिया ने पूछा, सिस्टर बच्ची कहाँ है? सानी ने उसके दिमाग को आज़ाद छोड़ दिया। वो परेशान होकर बोली, बच्ची तो यहीं थी तुम्हारे पास। कैसी बात करती हो, मैं तो शॉपिंग के लिए गई थी। उस वक्त बच्ची तुम्हारी गोद में थी। नताशा ने सानी की मर्जी के मुताबिक कहा, हाँ याद आया, बच्ची सो रही थी। मैं उसे यहाँ लिटाकर टॉयलेट गई थी। तुम बच्ची को तन्हा छोड़कर क्यों गई थी? क्या ज़रूरत के वक्त ना जाती? यहाँ सैकड़ों मुसाफिर हैं। फिर यहाँ एक औरत बैठी हुई थी। मैंने उसे इल्तिजा की थी कि वो बच्ची का ख्याल रखे। दोनों बहनें बच्ची को तलाश करने लगी। इंतज़ामिया के जरिए माइक से ऐलान किया गया कि वेटिंग रूम से एक नन्ही बच्ची को अगवा किया गया है।
या कोई गलती से उस बच्ची को ले गया तो फ़ौरन वापस ले आए। नताशा ने मोबाइल के ज़रिए पोरस को बच्ची के बारे में बताया। वो परेशान होकर बोला, सिस्टर, हमारा बनता हुआ काम बिगड़ जाएगा। एल्पा जो हमारी दोस्त बनने वाली अब बदतरीन दुश्मन हो जाएगी। वो बोली, इसमें हमारा क्या कसूर है? होने वाली बात हो गई, बल्कि हमारे साथ धोखा किया गया। पारस अपनी बेटी को उठा कर ले गया। यही बात सोची जा सकती है, पारस ही अपनी बेटी को ले जा सकता है। अब हम एल्पा को क्या जवाब देंगे? वो तो यही कहेगी कि हम बहनों की गफलत से पारस ने फ़ायदा उठाया, वो हमें इल्ज़ाम देगी। ठहरो, मुझे सोचने दो, मैं पहले ही दूसरे मामलात में उलझा हुआ हूँ। तुम इस्तांबुल में रहो या नतालिया के साथ किसी दूसरे मुल्क में चली जाओ। इसराइल का रुख नहीं करना, वरना एल्पा चैन से जीने नहीं देगी। वह फ़ोन का रब्ता करके सोचने लगा। एक बात बन रही थी, एल्पा पर वो बहुत बड़ा एहसान करने वाला था। अब ना एहसान कर सकता था और ना उसे दोस्त बनाकर उसकी टेलीपैथी से कोई फ़ायदा उठा सकता था। इसके बरक्स ये नुकसान पहुंच रहा था कि वो नासरा यानी नीलमा के साथ तेलबैब चलाया था। वहाँ की पुलिस और इंटेलिजेंस वाले उस जहरीली औरत को तलाश कर रहे थे जिसने अपने जहर के जरिए इटली में वारदात की थी। वहाँ उसके जहर से 2 आदमी मर चुके थे। ये मालूम किया गया था कि वो औरत एक जवान जोसेफ यानी पोरस के साथ मुंबई जा रही है। मुंबई की पुलिस को उस जहरीली औरत के सिलसिले में इतला दी गई। अगर नीलमा और पोरस वहाँ पहुँचते तो फ़ौरन गिरफ्तार कर लिए जाते। सानी इन्होंने गिरफ्तारी से बचाया। वह तमाम मुखालफिन के लिए नीलमा बनी हुई थी। उसने पोरस को भी यही तासुर दिया कि वो नीलमा है और उसे बचाने के लिए मुंबई जाने वाले त्यारे को अगवा करके तेलबैब ले जा रही है। इस तरह नीलमा और पोरस तेलबैब पहुंचकर गिरफ्तारी से महफूज रहे। लेकिन इटली की हुकूमत ने यह इतला दी कि हाईजैक किए जाने वाले तैयारे के जरिए एक जहरीली औरत इसराइल पहुंच रही है। ये बात अवाम को मालूम होती तो पूरे मुल्क में यह दहशत फैल जाती कि एक जहरीली औरत किसी के लिए भी मौत का सबब बन सकती है। इसराइली हुकाम ने इस बात को अवाम से छुपाया था और दर पर्दा पुलिस, इंटेलिजेंस और इंतज़ामिया के दूसरे शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले नीलमा और पोरस को तलाश कर रहे थे। पोरस के सामने सूरत हाल ये थी कि उसे अपने साथ साथ नीलमा की भी हिफाजत करनी थी। अगर नतालिया अपनी बहन के साथ वहां पहुंच जाती तो नासरा यानी नीलमा जैसी हसीन और पुरकशिश औरत को पोरस के साथ देखकर जल भुन जाती। ये कभी यकीन न करती कि नीलमा के जहरीले होने के बायस पोरस से उसके ताल्लुकात नहीं है। वो किसी नई मुसीबत में मुब्तला हो सकता था। इसीलिए उसने दोनों बहनों को मशवरा दिया कि वो इसराइल ना आए, वरना बच्ची की गुमशुदगी के बायस एल्पा उनका जीना हराम कर देगी। इस तरह उसने नतालिया को टाल दिया। अब एल्पा से निमटने का मसला था। एल्पा कहीं मसरूफ़ थी, इसलिए उसने अभी तक रब्ता करके अपनी बच्ची के बारे में कोई बात नहीं की थी, लेकिन किसी वक्त भी कर सकती थी। नासरा यानी नीलमा बड़ी देर से उसे तक रही थी और दिल ही दिल में उस पर कुर्बान हो रही थी। वो बोली, बहुत देर से सोच में गुम हो, कोई परेशानी की बात है क्या? पोरस ने उसे बच्ची की गुमशुदगी के बारे में बताया। वो बोली, अगर उन बहनों ने बच्ची कहीं गुम कर दिया तो तुम्हारा क्या कसूर है? एल्पा से साफ कह दो कि गलती तुमसे नहीं, उन बहनों से हुई है। वो बोला, मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था, मक्कारों की दुनिया में मासूम बनकर ना रहो, मेरे साथ रहकर चालाकियाँ सीखो। बच्ची का बाप पारस मेरा दुश्मन है। अब एल्पा यही समझेगी कि मैंने पारस से इंतकाम लेने के लिए और एल्पा की टेलीपैथी से फ़ायदा उठाने के लिए उनकी बच्ची को कहीं छुपा दिया है। वो मेरी सच्ची बातों पर कभी यकीन नहीं करेगी। वाकई एक बच्ची की गुमशुदगी ने मसाइल पैदा कर दिए। इन हालात में तुम क्या करोगे? वही करूँगा जो हालात का तकाज़ा है। हमारी जुराइम से भरपूर दुनिया में झूठ और मक्कारी के सिवा कुछ नहीं है। मैं भी अपने तौर पर चालें चलूँगा। उस वक्त नीलमा वर्जिश का लिबास पहने योगा की एक मश्क कर रही थी। शाम को एल्पा ने ख्याल ख्वानी के जरिए पोरस को मुखातिब किया। पोरस ने कहा, मुझे बड़ी देर बाद याद किया है, क्या तुम कहीं मसरूफ़ थी? मेरी बेटी से बड़ी कोई मसरूफियत नहीं हो सकती। मेरी मोना कहाँ है? तुम्हें पता है मौसम की खराबी के बायस जहाज़ रूट बदल कर इस्तांबुल चला गया था। नताशा और नतालिया बच्ची को वहीं ले गई थी। मैं सब जानती हूँ, तुम नहीं जानते कि मैं इस्तांबुल में छुपी हुई थी। मैंने उस तैयारे से नताशा और नतालिया को बच्ची के साथ बाहर आते देखा। ये एक कमीनगी भी देखी कि नताशा उस बच्ची को लेकर एक ईसाई मिशनरी में गई थी और वहाँ उसे लावारिस करार देकर छोड़ाई थी। ये मेरे लिए एक नई तरह है कि नताशा ने ऐसा किया है। तुम उस बच्ची को ईसाई मिशनरी से ले आई होगी। नहीं, मैंने उसे वहीं छोड़ दिया क्योंकि वो मेरी मोना नहीं थी। पता नहीं वो किसकी बच्ची थी और नताशा उसे वहाँ क्यों छोड़ गई थी। क्या तुमने नताशा से पूछा था? मैं जब भी इन दोनों बहनों के दिमागों में जाती हूँ वो सांस रोक लेती हैं। मैं तुमसे पूछती हूँ, मेरी बेटी मोना कहाँ है? क्या तुमने उसके दिमाग में झांक कर नहीं देखा? मैं तुमसे पूछ रही हूँ। मैं भी तुमसे पूछ रहा हूँ, मेरी बात का जवाब दो। जिस बच्ची को मैंने ईसाई मिशनरी में देखा था उसकी मासूम सोच को मैंने बदल दिया है ताकि अपनी असल बेटी के दिमाग में पहुँच सकूँ। तो फिर तुम अपनी असल बेटी मोना के दिमाग में पहुँच गई? हाँ, मैंने उसके ज़रिए एक औरत और एक मर्द की आवाज़ें सुनी हैं, लेकिन बच्ची अभी अल्फाज के मायने नहीं समझती है। मैं उसके ज़रिए उसके करीब रहने वालों के दिमागों तक पहुँचने में नाकाम हो रही हूँ। हाँ, ये मजबूरी है। नन्ही सी बच्ची पर टेलीपैथी इल्म को आजमाया नहीं जा सकेगा। देखो पोरस, तुम मुझे टाल रहे हो। मेरी बेटी को वो दोनों मुंबई से ले गई थी।
बच्ची को तुम्हारे पास होना चाहिए। ये दुरुस्त है, बच्ची को मेरे पास होना चाहिए। अगर वो मेरी तहवील में ना होती तो आइंदा कभी वो तुम्हें नहीं मिलती। मैं तुम्हारी बात समझ नहीं पा रही हूँ, साफ साफ कहो। एल्पा, हम दोनों को पारस बेवकूफ़ बना रहा था। उसने फरहाद की टेलीपैथी के जरिए मोना का लहजा बदलकर दूसरी बच्ची में मुंतकिल कराया था। तुम भी इस्तांबुल पहुंचने तक एक पराई बच्ची को अपनी बेटी समझती रही, लेकिन मेरी जंग तो पारस से है। मुंबई में मेरे अहम मातहतों ने पारस के काले कार को पहचान लिया। वो एक नन्ही बच्ची को उठाए कार की तरफ जा रहा था। मेरे मातहतों ने उसे गोली मार दी और बच्ची को लेकर वहां से चले गए। कहाँ चले गए? मुझे बताओ, मेरी बेटी कहाँ है? बिल्कुल खैरियत से है। परेशान क्यों होती हो? पारस उसे ढूंढता फिर रहा होगा, लेकिन मैंने उसे मुंबई शहर से बहुत दूर पहुंचा दिया है। तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? उन बहनों को इस्तांबुल पहुंचा दिया और मुझे झांसा देते रहे। क्या तुम्हारी नीयत में खोट है? किसकी नीयत में खोट नहीं है? जब तुम पारस के आगोश में थी तो मेरे लिए खोटा सिक्का थी। अब बैरियर चेक हो, मैं जितने फ़ायदे चाहूँ तुमसे कैश करा सकता हूँ। अब बात समझ में आ रही है। एक तरफ पारस मेरी बेटी को छीनना चाहता है, दूसरी तरफ तुमने उस पर कब्जा जमा रखा है। तुम दोनों को मर्द कहलाते हुए शर्म आनी चाहिए। तुम्हारे जैसी औरतें हमें मर्दानगी दिखाने का मौका नहीं देती, इसलिए मक्कारी दिखानी पड़ती है। बकवास मत करो, ये बताओ मुझसे क्या काम लेना चाहते हो और मेरी बेटी कब मेरे हवाले करोगे? मैं इसराइल में हूँ और तुम्हारी बेटी भारत में एक महफूज जगह है। मैं वहाँ जाऊँगा तो तुम्हें बेटी मिलेगी। तुम भारत कब जाओगे? जब तुम चाहोगी। कल सुबह की फ़्लाइट में तुम्हारे लिए एक सीट रिजर्व हो जाएगी। मेरी अकल घास चरने नहीं गई है। कल जहाज़ पर सवार होते ही तुम मुझे गिरफ्तार करा के यहाँ किसी काल कोठरी में उम्र भर के लिए बंद करा दोगी। मैं अपनी बेटी की सलामती की खातिर कभी ऐसा नहीं करूँगी। तुम दूसरी तीसरी मोना पैदा कर लोगी, लेकिन कोई औरत दूसरा पोरस पैदा नहीं कर सकेगी। मुझे बताओ कि तुम किस तरह मुतमईन हो सकते हो। पहले अपने इसराइली काबरीन से कहो कि वह खुसूसी चेक पोस्टें ख़त्म कर दी जाएं और किसी औरत को दूध पीने पर मजबूर ना किया जाए। अच्छा, तो वह जहरीली औरत तुम्हारे साथ है। मेरे साथ होगी तो तुम्हें कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं, तुमने मौत को अपने साथ रखा हुआ है। फिर तो उस औरत में कोई ख़ास बात होगी। हाँ, वो मुझे रफ्ता रफ्ता जहरीला बना रही है। टेलीपैथी से महरूम होने के बाद ये एक नई सलाहियत हासिल कर रहा हूँ। पोरस, मुझे पारस जैसा एक मक्कार साथी चाहिए। तुम्हें उसका तोड़ो। क्या हम दोस्त बनकर नहीं रह सकते? तुम मेरे दिल की बात कह रही हो। मैं तुम्हारे हर बुरे वक्त में काम आया करूँगा। क्या तुम भी टेलीपैथी के जरिए मुझसे ताउन करोगी? ज़रूर करूँगी। अभी इसराइली काबरीन से बात कर रही हूँ। इसराइल से बाहर जाने के सिलसिले में आयद पाबंदियाँ उठा ली जाएंगी। किसी भी औरत को दूध पीने पर मजबूर नहीं किया जाएगा। वो पोरस के दिमाग से चली गई। वेल्पा से होने वाली बातें नीलमा को बताने लगा। नीलमा ने तमाम बातें सुनकर कहा, पोरस, तुम बहुत ज़हीन और चालाक हो। उस बच्ची के गुम हो जाने के बाद एल्पा हमारी जान की दुश्मन बन जाती, मगर तुमने बड़ी चालाकी से उसे शीशे में उतार लिया है। हम यहाँ से कब तक जाएंगे? मैं पहले हालात का जायज़ा लूँगा। जब यकीन हो जाएगा कि इसराइल से बाहर जाने वाली औरतों को एक कप दूध पीने पर मजबूर नहीं किया जा रहा, तो हम अचानक किसी भी फ्लाइट से चले जाएंगे। वो खुश होकर उसके करीब आ गई। पोरस ने उसके हसीन चेहरे को दोनों हाथों में लेकर कहा, तुम्हारे करीब आने से जितनी मुसरतें मिलती हैं उतना ही खौफ तारी होता है। वो एक स्कार्फ लेकर बोली, मैं ये मुंह पर बांध लूँगी। दांत और होंठ दिखाई नहीं देंगे, फिर तो मेरे बदन के किसी भी हिस्से से खतरा महसूस नहीं करोगे। पोरस ने उसे बड़े प्यार से देखा। उसका दिल खुद उसके लिए मचलता था, लेकिन दूसरी मसरूफियात के बायस वो कोई एहतियाती तदबीर सोच नहीं पाता था। ऐसा नीलमा ने सोचा था। पारस ने अपने इत्मीनान के लिए अपने हाथ से उसके मुंह पर सख्ती से स्कार्फ को बांधते हुए कहा, आइंदा मैं तुम्हारे मुंह पर टेप चिपका दिया करूंगा। मैं भी तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता मेरी जान। उसने पहली बार उसे अपने बाजू में समेट लिया। नीलमा ने अपनी बाहें उसकी गर्दन में हमाल कर दी। वैसे नीलमा जब से नासरा के जिस्म में समाई थी तब से सभी के लिए मौत बनी हुई थी। नीलमा ने जिद की कि वो उसके साथ रहे, लेकिन वो चला आया। उसने अपने कमरे में आकर दरवाजे को अंदर से बंद कर लिया, फिर बिस्तर पर आकर एक शराबी की तरह गिर पड़ा। ऐसी मदहोशी थी कि ज़रा सी देर में नींद आ गई। फिर उसे होश नहीं रहा कि वो कहाँ है और किस हाल में है। नीलमा बाथरूम में गुसल कर रही थी। वो इतनी खुश थी जैसे पोरस के रूप में उसे दुनिया जहान की दौलत मिल गई हो। वो गुसल से फारिग होकर बिस्तर पर लेट गई। देर तक उसके बारे में सोचती रही, शर्माती रही, मुस्कुराती रही। फिर वो रफ्ता रफ्ता गहरी नींद में डूब गई। वो बड़ी मस्ती में सोई थी, बड़े अजीब ख्वाब देख रही थी। ऐसे वक्त उसने महसूस किया चंद कुत्ते उसके आसपास हैं और उसके अंदर की जहरीली बू महसूस कर रहे हैं। फिर नीलमा ने देखा एक लेबॉर्ट्री है जहाँ कई अक़साम के जहर मुख्तलिफ मर्तबानों में रखे हुए हैं। एक मर्तबान में वो जहर था जो नीलमा की रगों में दौड़ रहा था। इससे जहर को जब एक कुत्ता सूंघने लगा तभी नीलमा ने ख्वाब में उस कुत्ते को देखा। फिर दूसरा और तीसरा कुत्ता भी उसे सूंघने लगा। इसके साथ ही ख्वाब के मनाजिर वाजे होने लगे। उन कुत्तों के साथ कुछ वर्दी वाले थे। उनका ताल्लुक पुलिस और इंटेलिजेंस से था। जिन कुत्तों ने नीलमा के मखसूस जहर वाले मर्तबान को सूंघा था वो सब एक तरफ मुंह उठाकर भौंकने लगे। लेबॉर्ट्री के बाहर एक गाड़ी खड़ी हुई थी। वर्दी वाले उन कुत्तों को बाहर लाए, उन्हें एक गाड़ी में सवार कराया। फिर वो जिस सिमत मुंह उठाकर भौंकते जा रहे थे उसी सिमत गाड़ी ले जाने लगे।
नीलिमा ने ख्वाब में देखा कि वो कमरे से निकलकर दौड़ती हुई उस खुफिया पनाहगाह से बाहर आ गई। कुत्ते और पुलिस वाले कहीं दूर थे, लेकिन ख्वाब का मंजर दिखा रहा था कि वो उनकी खुफिया रिहाइशगाह की तरफ आ रहे हैं। वो दौड़ती हुई हिम्मत बदलकर एक ऐसी जगह पहुंची जहां तारीकी थी। कुत्तों ने भी भौंकने का रुख बदल लिया। उनके मुताबिक गाड़ी भी उधर जाने लगी। उसने 2 पत्थर उठा लिए। जब गाड़ी की हेडलाइट्स तारीकी की तरफ आने लगी तो उसने ताक कर पत्थरों से हमले किए। गाड़ी की दोनों हेडलाइट्स टूट गईं। अंधेरा छा गया। एक अफसर ने गुस्से से पूछा, कौन है? नीलिमा उसकी आवाज़ और लहजा सुनते ही उसके दिमाग में पहुंच गई। दूसरे ने कहा, सर वही जहरीली होगी। कुत्तों के पट्टे खोल दिए जाएं तो वो अपने शिकार को खुद ही नोच खसूट कर ले आएंगे। वो उस दूसरे जूनियर अफसर के दिमाग में पहुंच गई। उसके आला अफसर ने कहा, इनके पट्टे हाथों से नहीं, अपने रिवॉल्वर से इस तरह खोले जाएं कि कुत्ते जख्मी ना हो। उसने नीलिमा की मर्जी के मुताबिक एक कुत्ते के पट्टे पर फायर किया, लेकिन कुत्ते को गोली मार दी। फिर कहा, ताज्जुब है, मेरा निशाना कभी नहीं चूकता, इस बार सही निशाना लगाऊंगा। इस तरह उसने दूसरे कुत्ते को गोली मार दी। जूनियर अफसर ने कहा, मेरे निशाने को सब मानते हैं, ये देखें। 3 कुत्ते लाए गए थे, तीसरा भी गोली से हलाक हो गया। कुत्तों के ट्रेनर ने कहा, सर ये आप दोनों ने क्या कर दिया है? आला अफसर ने कहा, हमने ये किया है। उसने कुत्ते सुधारने वाले को गोली मारने के बाद अपने साथ आने वाले 4 सिपाहियों को भी नहीं छोड़ा, उन बेचारों को भी मार डाला। फिर नीलिमा आला अफसर के अंदर पहुंचकर बोली, ये हमने क्या किया? हम दोनों तन्हा रह गए हैं। जूनियर अफसर ने खौफ से कांपते हुए कहा, सर ये बात समझ में आ रही है कि किसी टेलीपैथी जानने वाले ने हमारे हाथों हमारे ही सिपाहियों और कुत्तों को हलाक करा है। वो इस वक्त भी मेरे और आपके दरमियान मौजूद है। वो मौजूद है तो उसे भुगतना ही होगा। ऐसा करो, तुम मुझ पर गोली चलाओ। नो सर, ये आप क्या कह रहे हैं? तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा हूँ। मैं 3 तक गिन रहा हूँ। अगर तुम मुझे गोली नहीं मारोगे तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। फिर वो गिनने लगा। 1। जूनियर अफसर अच्छी तरह समझ गया था कि उसका आला अफसर ऐसा नहीं कर रहे। उसके अंदर बैठा हुआ टेलीपैथी जानने वाला उस पर रहम नहीं करेगा। 3 तक गिनती पूरी होते ही उसे मार डालेगा। लिहाजा उसने आला अफसर के 2 तक गिनते ही उसे गोली मार दी। उसने उसके मरते ही इत्मीनान की सांस ली। अपने लोगों में से कोई नहीं बचा था, अब वो जिंदा रह सकता था। उसी वक्त उसे एक झटका सा लगा। गाड़ी आगे चल पड़ी। वो पिछले हिस्से में इंसानों और कुत्तों की लाशों पर गिर पड़ा। तब उसे याद आया कि अभी ड्राइवर जिंदा है और वह टेलीपैथी जानने वाला उसके अंदर मौजूद होगा। वह संभल कर गरजते हुए बोला, माइकल गाड़ी रोको। गाड़ी नहीं रुकी। इधर से उधर डगमगाती हुई इस तरह तेजी से जाने लगी कि वो बार बार पिछले हिस्से में लाशों पर गिरता रहा और चीखता रहा, गाड़ी रोक दे, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उल्लू के पट्टे, अपने अफसर का हुक्म नहीं मान रहा। वो चीखता चिल्लाता रहा। गाड़ी तेजी से दौड़ती हुई एक पेट्रोल पंप पर आकर एक पेट्रोल की टैंकी से जोरदार आवाज के साथ टकराई। इसके साथ ही ड्राइवर ने नीलिमा की मर्जी के मुताबिक अपना लाइटर सुलगा लिया। एक धमाके के साथ आग भड़क गई। फिर उसने देखा कि वो पैदल चलती हुई एक खुफिया पनाहगाह में आई है और अपने बेडरूम में आकर पहले की तरह सो गई है। नींद इस कदर गहरी हो गई थी कि उसे फिर कोई ख्वाब नजर नहीं आया।